अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा रेयर टॉपिक है। रेयर टॉपिक करना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि डायर बात जो रेयर सबके लिए हो मेरे लिए भी रेयर है। और ऐसे हमने पिछले 18 साल में अपने ये इक्का दुक्का मरीज़ देखे होते हैं, कम मरीज़ देखे होते हैं। इक्का दुक्का मतलब एक नहीं होता, मतलब इक्का दुक्का यानी कि कुछ मरीज़ देखे होते हैं। तो ये प्रेजेंट में आपसे करने से पहले मैं जो सबसे पहले शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और उसके हवाले से ये अभी न्यू सर्जिकल व्यूज़ चल रहे हैं आजकल, तो इस पर ये जो ड्यूरल आर्टीरियो वीनस फिस्टूला, ड्यूरल आर्टीरियो वीनस फिस्टूला पे मैं आप लोगों के आगे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये 70 ईयर ओल्ड की खातून हैं, जबकि ये इनकी इवैल्यूएशन हम कर रहे थे तो इनको पल्सेटाइल टेनाइटस था, यानी कि जो घंटियाँ बजती थी या सीटी की आवाज़ आती थी या कानों में, वो टू करके वो जो है अपना न पल्सेटाइल ऐसे पल्सेटिंग वे में, यानी टुक 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 ऐसे टू 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 करके आती थी, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारे आगे। ये तकरीबन 7 साल पहले से इनको ये मसला था और ये हमारे पास प्रेजेंट हुई हेडेक के साथ, और बहुत सारे इनको जो है यूँ समझ लें कि जो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो ऊपर नीचे होती रहती थी। पेशेंट जो है वैसे उनकी हेल्थ अच्छी थी और ना 70 ईयर्स ऑफ एज के हिसाब से हेल्थ अच्छी थी उनकी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी तकरीबन नॉर्मल ही था और कोई और मतलब कि एसोशिएटेड साइन या सिम्टम मुझे नहीं दिखे उसमें, सिवाय इसके कि ये एक पल्सेटाइल टेनाइटस है। अच्छा, इसके अलावा जब हमने इस मरीज़ को थोड़ा सा ऐसे जब मरीज़ के सिम्टम कम होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना भी इतना आसान नहीं होता। जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो है हमने सबसे पहले इनको कहा कि जो है आप क्या ये जो है क्या कहते हैं कि हमने इनकी सीटी स्कैन किया, हमने इनका सीटी स्कैन एमआरआई किया उनका, और सीटी और एमआरआई जब हमने किया तो हमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिली। लेकिन जब हमने सीटी ए किया उनका, जो एंजियोग्राम किया और एमआरए किया, तो फिर हमें वो उसको बताने से पहले मैं बता दूं आपको, हमें इनका 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम करना पड़ा, यानी प्रॉपर इनकी एंजियोग्राफी हमें करनी पड़ी। और इसमें हमने नोट किया कि इनको राइट एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, यानी राइट एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ड्यूरल एवी फिस्टूला है, आर्टीरियो वीनस ड्यूरल आर्टीरियो वीनस फिस्टूला है, जो कि इन्वॉल्व कर रहा था ब्रांचेज ऑफ राइट और लेफ़्ट ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो राइट और लेफ़्ट ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर रहा था, राइट और लेफ़्ट इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर रहा था, राइट मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर रहा था, और लार्ज वीनस पाउच बना हुआ था जो कि राइट एंटीरियर फोसा में था। और इसके साथ साथ जो है ये रेट्रोग्रेड वीनस ड्रेनेज हो रही थी, ख़ास तौर पे कॉर्टिकल वेन्स में टुवर्ड्स द बेजल वेन ऑफ द रोजनथाल, और ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन जो कि है वो भी इन्वॉल्व हुई थी। तो मैंने आपसे कहा कि जब हमने CTA किया तो उसमें हमें इस तरह के सस्पिशियस एरिया मिला जो कि इतना एक्सप्लेनेबल नहीं था, हमें लगा कि कुछ वेस्कुलर मसला है। उसी तरह हमने जब उनका ना क्या कहते हैं MRA और MRV किया तो हमें लगा कि कोई मसला है। तो उस मसलों को समझने के लिए, उसको जांचने देखने के लिए हमने आपके आगे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है अपना इसकी आपको लंबी चौड़ी हमने प्रेजेंटेशन की कि जो है ये वेन्स का एक पाउच बना हुआ था, ख़ास तौर पे राइट एंटीरियर फोसा में, और न यानी ये जो एंटीरियर फोसा, मिडिल फोसा, पोस्टीरियर फोसा, राइट एंटीरियर फोसा में, और न इसके अलावा जो है इतनी सारी ब्रांचेज इन्वॉल्व थी, रेट्रोग्रेड वीनस ड्रेनेज हो रही थी कॉर्टिकल वेन्स में,
बेजल वेन ऑफ रोजनथाल में और राइट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन में, और भी कॉर्टिकल वेन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुई भी थी और सुपीरियर सैजिटल साइनस की भी वेन्स इसमें इन्वॉल्व हुई थी। ये एंजियोग्राफी जो है इसने काफ़ी डिटेल से हमें एक्सप्लेन किया कि सिग्मॉइड साइनस में ये फिस्टूला मतलब क्या उधर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है अपना, और राइट टेंटोरियल आर्टरी पे भी इफ़ेक्ट है इसका। तो कहने की बात ये, लेकिन कोई भी रेट्रोग्रेड वीनस रिफ्लेक्स हमने नोट नहीं किया। तो ये तमाम जो डिटेल्स मैंने आपके आगे प्रेजेंट की हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के हवाले से। अच्छा, आप समझते हैं कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हम इन्वेस्टिगेशन और किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए जनाब, ये जो इस तरह के पेशेंट होते हैं इनमें आपको ना तो कोई ऑडिबल ब्रूई मिली, ना एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंजियोग्राफी पर कोई अप्रोप्रिएट इनिशियल डायग्नोस्टिक स्टेप मिला, या कोई आपको ऐसा कोई और चीज़ मिली, आपको सिर्फ अंदाजे मिले, सस्पिशंस मिले। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि ये जो पल्सेटाइल टेनाइटस था, क्लिनिशियन जब इसे देखते हैं तो उसका ख्याल ये होता है कि मैं एमआरआई, एमआरए, एमआरवी पे कुछ हासिल कर लूँगा या डायग्नोस को हासिल कर लूँगा, लेकिन इस तरह मुश्किल होती है फिर। लेकिन ये आपको मदद ज़रूर करते हैं। उनकी जो पिक्चर्स होती हैं, उनकी जो अनकंक्लूसिवनेस होती है, वो थोड़ा बहुत आपको कंक्लूड करने में ये मदद करती है कि आपने किस इन्वेस्टिगेशन की तरफ फाइनल प्रोसीड करना है, और वो थी डिजिटल सब्ट्रैक्शन 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम वीनोग्राम। अच्छा जी, तो ये जो हमने ये तरीका किया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि अगर हम इधर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं तो कैसे बनानी चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि हमारा तरीका तो है ना बात करने का भी। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए, जबकि आपको ये इतनी आइडिया हो गया कि ये इस तरह की चीज़ है, ये तो आप आर्टीरियल रीजन में समझें कि आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ड्यूरल आर्टीरियोवीनस फिस्टूला, जैसे हमारे मरीज़ को ड्यूरल आर्टीरियोवीनस फिस्टूला है और उसमें कितनी सारी आर्टरीज और वीनस साइनसेस भी इन्वॉल्व हैं, मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया। और 4 वेसल डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी डिटेल भी मैंने आपके आगे प्रेजेंट कर दी। कैरोटिड कैवर्नस फिस्टूला, एन्यूरिज्म ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, fibromuscular dysplasia of internal carotid artery, dissection of internal carotid artery, aberrant carotid artery, atherosclerosis, vascular anomaly of the ear, vascular compression of the 8th ear। तो ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपको समझ में आए कि एज ए न्यूरोसर्जन ये रेयर केसेस भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप इसकी ऐसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में आप बहुत अच्छी से बात कर सकते हैं। वीनस रीजन में यहाँ पे जुगुलर बल्ब एबनॉर्मलिटी हो सकती है, डोमिनेंट और एटीन्यूएटेड ट्रांसफर साइनस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बीनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बिहेव कर सकता है, एबनॉर्मल कॉन्डाइलर और मेस्ट्रॉइड एमिजरी वेन हो सकती है, ग्लोमस जगुलर ट्यूमर हो सकता है, फेशियल नर्व हिमेंजियोमा हो सकता है, कैवर्नस हिमेंजियोमा हो सकता है, हिस्टियोसाइटोसिस हो सकती है, पेजेड डिजीज हो सकती है, एनीमिया भी कर सकता है, हाई कार्डिक आउटफ्लो हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इस तरह के प्रॉब्लम आपके आगे प्रेजेंट कर सकती हैं। अब आपने इसको मैनेज कैसे किया? आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बात कर ली, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस पे बात कर ली, आपने आखिरकार उसको डायग्नोस कर लिया, उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप ये बताएं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट जो इसमें इंडिकेटेड है वो ये है कि आपने एलिमिनेट करना है रिस्क ऑफ हेमरेज और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। वो कैसे करेंगे कि ओवरऑल मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट इस तरह के जो पेशेंट का जिसमें ड्यूरल आर्टीरियोवीनस फिस्टूला होता है, उनमें कॉर्टिकल वीनस रेट्रोग्रेड ड्रेनेज या फिर मतलब कि उसके ड्रेनेज की वजह से मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी है वो 15 से 10% तक होती है। तो आपने यहाँ पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जो ड्यूरल आर्टीरियोवीनस फिस्टूला है ये ड्रेन हो रहा है कॉर्टिकल वीनस ड्रेनेज में, और इसी वजह से ये इसकी आपको अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी है क्योंकि वेन ऑफ गैलन को इन्वॉल्व कर रहा है। इधर आप ट्रांसटेंटोरियल एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन
कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये लिमिट कर देता है उन ब्रांचेस को जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हैं, ख़ास तौर पे उन आर्टरीज़ को, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट ऑप्थेल्मिक आर्टरी थी, इंटरनल क्या कहते हैं मैक्सिलरी, राइट और लेफ्ट इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट था। इन तमाम को आप एम्बोलाइज कर सकते हैं, एम्बोलाइजेशन ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी, ताकि लेकिन आप जब इसकी एम्बोलाइज करते हैं तो आपने ये भी देखना है कि ये रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन ना हो जाए उधर। तो तमाम चीज़ें हमें आपको देखनी पड़ती हैं ये, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए कौन करेगा इंटरवेंशन? या तो रेडियोलॉजिस्ट होगा, या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट होगा, या कुछ जगहों पर इंटरवेंशन न्यूरोसर्जन भी रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ जिस सेटअप में हम काम करते हैं वहाँ पे ये काम न्यूरोसर्जन्स को इतना हवाले नहीं किया जाता, या उनको वो प्रिविलेज नहीं दी जाती। तो न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ जो होते हैं, हम उनकी मदद से हम अपना आउटपुट देते हैं, वो अपना आउटपुट देते हैं, और मिल के मरीज़ की मदद करते हैं और उसके इलाज के लिए सारा ये इंतज़ाम करते हैं। ट्रांसफर एम्बोलाइजेशन, ये ट्रांस वीनस, अभी मैंने ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन की बात की थी, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ट्रांस वीनस एम्बोलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये इतनी फिजिबल नहीं होती, उसके लिए आसानी नहीं होती कि आप बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि ना आपको वीनस एक्सेस बहुत मुश्किल से मिलता है। सर्जरी एक तरह से ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, ख़ास तौर पे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के ड्यूरल आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के लिए। और यहाँ पर जो है आप क्या कहते हैं, ये जो लीजन है, क्योंकि विदाउट CVR है, यानी कि रेट्रोग्रेड वीनस क्या कहते हैं रिफ्लेक्स नहीं है यहाँ पर, यानी कि माफ़ी चाहता हूँ, तो वीनस रिफ्लेक्स यहाँ पर इतना नोटिस नहीं किया गया है, तो सिग्मॉइड साइनस का फिस्टुला नहीं है, तो आपको कोई इधर सर्जिकल अटैम्प्ट या ट्रांसवीनस अटैम्प्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसकी सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही हो सकती है, उसकी एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट मुश्किल है। लेकिन आपको पता हो, आप ऐसा मरीज़ डायग्नोज कीजिए, आप मरीज़ को बताइए, आपने बहुत काम कर दिया, आप मरीज़ को अच्छे से जब बता दिया, फिर उसके बाद वो अपने ऑप्शंस खुद से भी चुन सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ही कुछ मदद ना कर पाएँ तो थोड़ा सा पता नहीं, खैर मसला हो सकता है। दूसरा बात यह है कि मेन स्टेप जो होता है ड्यूरिंग सर्जरी टू एलिमिनेट द फिस्टुला, वो ये है कि आप ना इंटरप्ट करते हैं ड्रेनिंग वेन्स को इधर ड्यूरल ओरिजिन की तरफ। आप एक काम कर सकते हैं कि जो है ना ड्यूरिंग सर्जरी आप उन वेन्स को इंटरप्ट कर दें ताकि वो उसमें ड्रेन ही ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस तरह की सर्जरी में, वो ये है कि जो एंटीरियर फोसा ड्यूरल आर्टीरियो वीनस फिस्टुला होते हैं, ये ट्रीट किए जाते हैं ना सर्जिकल तरीके से, ख़ास तौर पर अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होने का ख़तरा हो तो ना, या वीनस हाइपरटेंशन होने का ख़तरा हो, या वीनस इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो, या सेरिब्रल एडिमा होने का ख़तरा हो, या सीजर्स होने का ख़तरा हो। तो फिर जब आप ना इसे करते हैं तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन को मद्देनज़र रखें कि आप जब सर्जिकल करने जा रहे हैं तो ये जो ख़तरा जो हो, जिसका मैंने बोला, इसका ख़तरा हो सकता है। और क्या आपकी मैनेजमेंट का क्या है, देखें सर्जरी से पहले एंटीरियर फोसा ड्यूरल आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन और सिग्मॉइड फिस्टुला जो होते हैं, ये आम तौर पे ना इनको आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, मतलब कि ऑब्ज़र्व करें, कोई सिम्टोमेटिक और ट्रीटमेंट है वो कर दें। लेकिन जब आपने सर्जरी का सोच लिया है तो एंटीरियर फोसा में ये जो सिग्मॉइड फिस्टुला होता है, ये रेट्रोग्रेड वीनस ड्रेनेज कर देता है, और एक तरह से ये आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बन जाती है फिस्टुला की। और इसके लिए स्पेसिफिकली आपने और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ने मिलकर काम करना होता है। ट्रांसवीनस एम्बोलाइजेशन भी कंसीडर की जा सकती है। एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट इसमें कोई ख़ास रोल नहीं है। सर्जरी आपको परफॉर्म करनी पड़ती है CVR के हवाले से, यानी कि आपको क्रिएट करना पड़ता है कॉर्टिकल वीनस रेट्रोग्रेड ड्रेनेज करनी पड़ती है ताकि वो आगे।
दूसरी बात ये कि ये जो ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन होती है, ये आप जो अटैम्प्ट करते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा जो ड्यूरल आर्टीरियोवीनस फिस्टुलास होते हैं, इनकी इटियोलॉजी अच्छे से अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि ये कोई पुरानी हेड इंजरी की वजह से, या कोई पुरानी क्रेनियोटमी हुई थी उसकी वजह से, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई आर्टीरियल डिस्प्लेजिया की वजह से, या कि ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से भी ये आपका सामना हो सकता है। आमतौर पे ये जो साइनस ऑक्लूजन्स होती हैं उसकी वजह से भी ये देखा गया है। दूसरा, इसको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? क्लासीफाई करने के लिए जो इसके बताया गया है, इसमें जो है ना, ये बॉर्डन एंड कोलीग्स और कॉग्नर्ड और कॉलीग्स ने मिलकर इनकी एक क्लासिफिकेशन बनाई थी कि ना ये पैटर्न ऑफ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द आर्टीरियोवीनस फिस्टुला के, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो कुछ इस तरह से थी कि जो बॉर्डन क्लासिफिकेशन थी वीनस ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द ड्यूरल आर्टीरियोवेनस फिस्टुला की, उसने 3 टाइप बताए। बॉर्डन क्लासिफिकेशन में उसने 3 टाइप बताए। किसके? वीनस ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द ड्यूरल आर्टीरियोवेनस फिस्टुला के। पहला टाइप, ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस या मेनिंजियल वेन। दूसरा, ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस एंड मेनिंजियल वेन, या फिर कॉर्टिकल वीनस रिफ्लेक्स, यानी कॉर्टिकल वीनस रिफ्लेक्स भी हो तो फिर ये टाइप 2 हो गया। और जो टाइप 3 है वो सिर्फ कॉर्टिकल वीनस रिफ्लेक्स। पहला यानी कि सिर्फ इंट्राड्यूरल वीनस साइनस और मेनिंजियल वेन। दूसरा क्या कहते हैं, ड्रेनेज और ड्यूरल वीनस साइनस में, मेनिंजियल वेन में और कॉर्टिकल वीनस साइनस में, जबकि आखिरी में सिर्फ कॉर्टिकल वीनस साइनस में। अच्छा, ये कॉग्नर्ड ने जो क्लासिफिकेशन बताई थी, उसने जो क्लासिफिकेशन बताई है उसने तकरीबन 5 उसके टाइप दिए हैं। एक है कि ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस ओनली, या नॉर्मल एंटोग्रेड फ्लो, तो ये टाइप 1 कर दिया उसने, यानी ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस ओनली, और नॉर्मल एंटोग्रेड फ्लो ये उसने कर दिया टाइप 1। टाइप 2 को उसने कहा कि ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस ओनली विद रेट्रोग्रेड फ्लो, एंटीग्रेड फ्लो नहीं नॉर्मल फ्लो नहीं, रेट्रोग्रेड फ्लो, उल्टा फ्लो, तो ये टाइप 2 कर दिया उसने। अच्छा, टाइप 2 में भी फिर ए और बी है। जो बी है वो ये है कि ड्रेनेज इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस, एंटोग्रेड फ्लो प्लस सीवीआर, यानी कि जो मैंने आपके आगे बात रखी सीवीआर, यानी कि कॉर्टिकल वीनस रिफ्लेक्स। टाइप 3 जो होता है सीवीआर ओनली विदाउट वीनस एक्टेजिया। टाइप 4 सीवीआर ओनली विद वीनस एक्टेजिया। टाइप 5 यानी कि ड्रेनेज इनटू द स्पाइनल पेरीमेडुलरी वेन्स। तो ये क्लासिफिकेशंस हैं। कोशिश कीजिए जब कुछ सुनेंगे तो याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये एक रेयर टॉपिक था, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है, इतना इनकाउंटर नहीं होते, लेकिन पता होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, सपोर्ट करेंगे।